हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेस। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो का कौन कौन से लिमिटेशन होती हैं, ठीक है, या उनकी डिमेरिट क्या क्या होता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अनुपात विश्लेषण का सीमाएं कौन कौन सी है या फिर उसका दोष क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एंड उससे पहले वीडियो अकाउंटिंग रेशियो का पार्ट 1 वीडियो जो था वो था मीनिंग ऑफ रेशियो एनालिसिस या मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। फिर जो पार्ट 2 है वो था इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, पार्ट 1 में ही आपका था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हमने आपको ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, अकाउंटिंग रेशियो पार्ट 1 और अकाउंटिंग रेशियो पार्ट 2। ठीक है, उसको आप देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं। ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे लिमिटेशन होते हैं अकाउंटिंग रेशियो की, या फिर हम कह सकते हैं कि अकाउंटिंग रेशियो की डिमेरिट क्या है। ठीक है, देखिए द मेन लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो एज फॉलोज, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो का जो मेन लिमिटेशन होते हैं वो निम्नलिखित है, निम्न प्रकार से है। ठीक है, जो आपके सामने दिख रहा है। देखिए फर्स्ट क्या है, फॉल्स रिजल्ट। ठीक है, क्या है बाबू, फॉल्स रिजल्ट। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो क्या करता है, फॉल्स रिजल्ट शो करता है। ठीक है, यानी कि वो जो रिजल्ट देता है वो गलत हो सकता है। देखिए गलत होता नहीं है, हो भी सकता है, समझे। देखिए रेशियो आर बेस्ड अपॉन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, रेशियो जो हम कैलकुलेट करते हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही रिलेटेड होते हैं, उसी को बेसिस हम क्या करते हैं, रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इन केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट, अगर इन केस फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या हो, इनकरेक्ट हो, ठीक है, यानी कि वो गलत हो, और डाटा अपॉन विच रेशियो आर बेस्ड इज इनकरेक्ट, या फिर वो डाटा जिससे आधारित ये हम रेशियो कैलकुलेट किए हैं वो डाटा अगर इनकरेक्ट हो, वो डाटा गलत हो, ठीक है, तो रेशियो कैलकुलेटेड विल बी ऑल्सो इनकरेक्ट, यानी कि तो हम जो रेशियो को कैलकुलेट करेंगे वो भी क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, गलत होगा। ठीक है, देखिए यानी कि हम अकाउंटिंग रेशियो जो तैयार करते हैं या मालूम करते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं, उसका बेस क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, ठीक है, या फिर जिस डाटा से हम रेशियो कैलकुलेट किए हैं वो डाटा गलत है, समझे, तो हमारा रेशियो भी क्या होगा, गलत होगा। चलिए उसके बाद है लिमिटेड कंपेरेबिलिटी, यानी कि देखिए लिमिटेड कंपेरेबिलिटी मीन्स क्या होता है कि ये जो कंपैरिजन हम करते हैं ना वो लिमिट होते हैं। ठीक है, सीमित तुलना कर पाते हैं। ठीक है, से देखिए द रेशियो ऑफ द वन फर्म कैन नॉट ऑलवेज बी कंपेयर्ड विथ द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर फर्म, यानी कि किसी फर्म का जो रेशियो होता है उसको हम हमेशा दूसरे फर्म के परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी भी फर्म का जो रेशियो होता है उसको हम क्या करेंगे कि हमेशा दूसरे फर्म के जो परफॉर्मेंस होती है, जो स्थिति होती है उसके साथ हम कंपेयर नहीं करते हैं। ठीक है, इट यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी आर नॉट एडॉप्टेड बाय देम, यानी कि क्यों होता है, क्योंकि दोनों फर्म के द्वारा एक ही तरह का अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं अपनाया जाता है, समझे। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी। ठीक है, लैक ऑफ स्टैंडर्ड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड टर्मिनोलॉजी, यानी कि वहां क्या होता है कि वहां जो उचित स्टैंडर्ड्स होते हैं ना, ठीक है, जो सही यूनिवर्सली स्टैंडर्ड्स होते हैं उनकी कमी होती है।
ठीक है, देखिए द रेशियो कैन बी कंपेरेबल ओनली व्हेन यूनिवर्सल टर्मिनोलॉजी इज अडॉप्टेड बाय बोथ द फर्म। यानी कि हम क्या करते हैं कि रेशियो कैन बी कंपेरेबल ओनली व्हेन, यानी कि रेशियो को हम सिर्फ तभी एक दूसरे के साथ, यानी कि दो फर्म की, दो बिजनेस की जो रेशियो है उसको एक दूसरे के साथ हम तभी कंपेयर कर सकते हैं, तभी एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं व्हेन यूनिफॉर्म टर्मिनोलॉजी इज अडॉप्टेड बाय बोथ द फर्म, यानी कि जब दोनों फर्म के द्वारा एक ही तरह की पॉलिसी को अपनाया गया हो, यानी कि एक ही मेथड को अपनाया जाए, तभी हम क्या कर सकते हैं कि रेशियो, यानी कि दो फर्म के रेशियो को एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से तुलना कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर दोनों फर्म अलग अलग अकाउंटिंग पॉलिसी को एडॉप्ट की है, ठीक है, यानी कि अलग अलग मेथड्स को वो अपनाती है, तो फिर उनका हम रेशियो का कंपेयर एक साथ नहीं कर सकते। समझे? चलिए नेक्स्ट है विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मीन्स क्या होता है? ऊपरी दिखावटी। ठीक है, यानी कि जैसे देखिए विंडो ड्रेसिंग मीन्स मतलब विंडो को जैसे हम ड्रेस्ड करते हैं, यानी कि डेकोरेट करके उसको दिखा देते, अंदर कुछ भी हो बट विंडो बेहतर से ड्रेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊपरी दिखावटी, यानी कि बस बाहरी दिखावा, अंदर कुछ उससे कोई मतलब है, अंदर एकदम खत्म है, समझे, लेकिन बाहरी दिखावा बहुत अच्छा है, तो वही उसी को कहते हैं विंडो ड्रेसिंग। जैसे देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन इजिली बी अ विंडो ड्रेस्ड टू प्रेजेंट बेटर पिक्चर ऑफ इट फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशन टू आउटसाइडर। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन इजिली बी अ विंडो ड्रेस्ड टू प्रेजेंट बेटर पिक्चर इट्स फाइनेंशियल एंड प्रॉफिटेबिलिटी पोजीशंस टू आउटसाइडर्स। यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आसानी से क्या करता है? वो विंडो ड्रेस्ड करता है। ठीक है, यानी कि ऊपरी दिखावटी किया जा सकता है। ठीक है, उसके जो यानी कि किसी भी संस्था के अंदर उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी या फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है उसको सही पिक्चर नहीं दिखा करके, यानी कि जो वित्तीय या फिर आप कह सकते हैं लाभदायकता जो स्थिति किसी संस्था की जो है उसको सही तौर पर नहीं दिखा करके, ठीक है, उसकी पिक्चर को यानी कि उसकी जो रूप है उसको गलत दर्शा दिया जाए। ठीक है, ताकि जो आउटसाइडर है यानी कि बाहरी पक्षकार जो होते हैं वो संस्था की जो कमियां होंगी उससे वो रूबरू नहीं हो पाएंगे। ठीक है, उनको फॉल्स रिपोर्ट दिखा दिया जाएगा। ठीक है, गलत स्थिति दिखा दिया जाएगा, जिससे वो क्या करेंगे? वो समझेंगे कि उस संस्था की स्थिति बहुत अच्छा है बट एक्चुअली में उस संस्था की स्थिति अच्छा नहीं होता है। ठीक है, देखिए हेंस वन हैज टू बी वेरी केयरफुल in making a decision from calculated ratio from such financial statements। ठीक है, यानी कि इस प्रकार क्या होता है कि यहाँ बड़ी सावधानी से किसी डिसीजन को लेना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जब विंडो ड्रेसिंग किया गया हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है, यानी कि ऊपरी दिखावट किया गया हो, सही फिगर को नहीं दिखाया गया है, तो वहाँ फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय बड़ी केयरफुल होना पड़ता है, बड़ी सावधानी बरतनी होती है। ठीक है, but it may be very difficult for an outsider to know the window dressing made by a firm। ठीक है, but it may be very difficult for an outsider to know the window dressing made by a firm। यानी कि अब जो आउटसाइडर होते हैं, बाहरी पक्षकार होते हैं, उनके लिए ये बड़ी ही मुश्किल होता है, बड़ी डिफिकल्ट होता है इन विंडो ड्रेस्ड को पता करना, विंडो ड्रेस्ड को जानना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर्सनल वाइज। देखिए रेशियो आर ओनली मीन्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस
एंड नॉट एन एंड इन इटसेल्फ, ठीक है। यानी कि रेशियो क्या होता है कि केवल वो देखिए, रेशियो आर ओनली मीन्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस एंड नॉट एन एंड इन इटसेल्फ। यानी कि रेशियो क्या होता है, रेशियो का मतलब केवल फाइनेंशियल एनालिसिस होता है वह, ठीक है, और वो भी फाइनेंशियल एनालिसिस का एंड नहीं होता है, ठीक है। यानी कि सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि जो रेशियो है सिर्फ फाइनेंशियल एनालिसिस में सिर्फ रेशियो इसका लास्ट पोजीशन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेशियोज हैव टू बी इंटरप्रेटेड एंड डिफरेंट पीपल में इंटरप्रेट द सेम रेशियो इन डिफरेंट वेज, ठीक है। यानी देखिए, रेशियो हैव टू बी इंटरप्रेटेड एंड डिफरेंट पीपल में इंटरप्रेट द सेम रेशियो इन डिफरेंट, यानी कि रेशियो को अगर हम निष्कर्ष निकालें, ठीक है, उसका इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, तो अगर डिफरेंट पीपल उसको करेंगे, यानी कि अलग अलग लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं, ठीक है, तो हो सके वो लोग अलग अलग मेथड से भी रेशियो को क्या करें, इंटरप्रेट कर दें, सेम मेथड को वो लोग नहीं अप्लाई करें, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या होगा कि अगर हम दो, जैसे किसी रेशियो को अगर दो पीपल अलग अलग मेथड से एनालिसिस करते हैं, तो फिर वो दोनों का एनालिसिस का जो निष्कर्ष आएगा वो क्या कहते हैं, सेम नहीं हो सकता है, समझे। उसके बाद देखिए, ओनली वन मेथड ऑफ एनालिसिस, एनालिसिस यानी कि एनालिसिस का एक मेथड होना चाहिए, बट रेशियो क्या है कि रेशियो एनालिसिस से हम एनालिसिस कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, ऑल डिसीजंस आर नॉट टेकन ऑन द बेसिस ऑफ द रेशियो, यानी कि रेशियो को बेस मान करके हम सभी प्रकार के डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। यानी कि रेशियो को ही आधार मान करके हम सभी डिसीजन को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। This is the reason that along with ratio analysis क्या है बाबू, this is the reason that along with ratio analysis, यानी कि यह रेशियो एनालिसिस के साथ ऐसा रीजन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, कि हमें अदर टेक्निक आर ऑल्सो यूज फॉर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि रेशियो एनालिसिस से ही हमें सभी तरह के एनालिसिस नहीं कर सकते हैं या सभी डिसीजन को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। रेशियो एनालिसिस के साथ साथ हमें एनालिसिस करने की जो अदर टेक्निक्स हैं उसको भी लागू करना पड़ता है या उसको भी अपनाना पड़ता है। जैसे रेशियो एनालिसिस के साथ साथ हम एनालिसिस की जो अदर टेक्निक, जैसे क्या कहते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है, वो एनालिसिस का पार्ट है, वो भी हमें जरूरी होती है कि जब तक हम रेशियो तो कर लेंगे बट उसका फिर कंपेयर हमें करना होता है, ठीक है, यानी कि वहाँ कंपैरेटिव एनालिसिस हमें करना होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि रेशियो सिर्फ एक ऐसा मेथड नहीं है कि जिससे हम सभी डिसीजन को मेक कर सके, सभी डिसीजन को ले सकें, बल्कि रेशियो के साथ साथ हमें एनालिसिस के दूसरे मेथड को भी अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर के हम सभी तरह के डिसीजंस को ले सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने रहा लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, ठीक है, लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। देखिए बाबू, अब हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। क्या है बाबू, स्टेप इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो जो हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, ठीक है। यानी कि अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप उठाना पड़ेगा, यानी कि कौन कौन से उसके स्टेप से कितने स्टेप में हम अकाउंटिंग रेशियो का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, देयर आर 4
स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो के एनालिसिस करने के लिए हमें कुल 4 स्टेप उठाना पड़ेगा। ठीक है, हम 4 स्टेप्स में अकाउंटिंग रेशियो को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस। ठीक है, क्या है बाबू, सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनालिसिस करने के उद्देश्य से है, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल एनालिसिस करने के उद्देश्य से या एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो भी डाटा की जरूरत है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले लेंगे। यानी कि देखिए, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से जिस डाटा का हमें रेशियो निकालना है और उसका एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डाटा का चुनाव करेंगे, यानी कि वहां से जो आंकड़े होंगे वहां उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रेशियोज फ्रॉम द एबव डाटा, यानी कि उन डाटा से हम क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो डाटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सेलेक्ट किए हैं या जो डाटा का चुनाव किए हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो डाटा हम वहां से लिए हैं, उसका हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, रेशियो मालूम करेंगे। ठीक है, रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, कंपैरिजन ऑफ द कैलकुलेटेड रेशियो विथ द रेशियो ऑफ सेम फॉर्म इन द पास्ट। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे कि जो रेशियो हम कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, जो रेशियो हम निकाले हैं, उस रेशियो को उसी फर्म का, ठीक है, पिछले साल का जो रेशियो होगा उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, उससे तुलना करेंगे। उसके बाद और रेशियो ऑफ द सम अदर्स फॉर, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसका कंपेयर हम दूसरे फर्म के रेशियो के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और द कंपैरिजन विथ द रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री टू द फर्म बिलोंग्स। ठीक है, या फिर वो फर्म जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री के रेशियो से भी हम अपने फर्म की रेशियो का कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट स्टेप क्या होता है उसमें, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेशियो, यानी कि रेशियो का हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमें डिसीजन लेना है, जो भी निर्णय करना है, जो भी प्लानिंग करना है, वो सब हम यहाँ उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्या कहते हैं एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो का स्टेप। ठीक है, यानी कि हम किस प्रकार से अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस करते हैं, समझे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो को हम कितने क्लास में बांटते हैं, कितने ग्रुप्स में बांटते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल एम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू। अब हम देखेंगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो। क्या है बाबू, स्टेप इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो जो हम क्या करते हैं एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप उठाना पड़ेगा, यानी कि कौन कौन से उसके स्टेप से कितने स्टेप में हम अकाउंटिंग रेशियो का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो देखिए देयर आर 4
स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो के एनालिसिस करने के लिए हमें कुल 4 स्टेप उठाना पड़ेगा। ठीक है, हम 4 स्टेप्स में अकाउंटिंग रेशियो को एनालिसिस करते हैं। ठीक है, पहला देखिए क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस। ठीक है, क्या है बाबू, सिलेक्शन ऑफ रिलेवेंट डाटा फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एनालिसिस। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एनालिसिस करने के उद्देश्य से है, ठीक है, यानी कि फाइनेंशियल एनालिसिस करने के उद्देश्य से या एनालिसिस करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें जो भी डाटा की जरूरत है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ले लेंगे। यानी कि देखिए, कहने का मतलब ये है कि सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से जिस डाटा का हमें रेशियो निकालना है और उसका एनालिसिस करना है, तो सबसे पहले हम डाटा को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, डाटा का चुनाव करेंगे, यानी कि वहां से जो आंकड़े होंगे वहां उसको हम ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा स्टेप क्या होता है, कैलकुलेशन ऑफ एप्रोप्रिएट रेशियोज फ्रॉम द एबव डाटा, यानी कि उन डाटा से हम क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, जो डाटा हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से सेलेक्ट किए हैं या जो डाटा का चुनाव किए हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो डाटा हम वहां से लिए हैं, उसका हम सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, रेशियो मालूम करेंगे। ठीक है, रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, थर्ड स्टेप क्या है, कंपैरिजन ऑफ द कैलकुलेटेड रेशियो विथ द रेशियो ऑफ सेम फॉर्म इन द पास्ट। ठीक है, यानी कि हम क्या करेंगे कि जो रेशियो हम कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, जो रेशियो हम निकाले हैं, उस रेशियो को उसी फर्म का, ठीक है, पिछले साल का जो रेशियो होगा उससे कंपेयर करेंगे। ठीक है, उससे तुलना करेंगे। उसके बाद और रेशियो ऑफ द सम अदर्स फॉर, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसका कंपेयर हम दूसरे फर्म के रेशियो के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद और द कंपैरिजन विथ द रेशियो ऑफ द इंडस्ट्री टू द फर्म बिलोंग्स। ठीक है, या फिर वो फर्म जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करता है उस इंडस्ट्री के रेशियो से भी हम अपने फर्म की रेशियो का कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट स्टेप क्या होता है उसमें, इंटरप्रिटेशन ऑफ द रेशियो, यानी कि रेशियो का हम निष्कर्ष निकालते हैं। ठीक है, यानी कि जो भी हमें डिसीजन लेना है, जो भी निर्णय करना है, जो भी प्लानिंग करना है, वो सब हम यहाँ उसके बाद कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ अकाउंटिंग रेशियो का स्टेप। ठीक है, यानी कि हम किस प्रकार से अकाउंटिंग रेशियो एनालिसिस करते हैं, समझे। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में इतना ही रहने दिया जाए। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हम अपने अगले वीडियो में लेकर के आएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, यानी कि अकाउंटिंग रेशियो को हम कितने क्लास में बांटते हैं, कितने ग्रुप्स में बांटते हैं, उसको देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल एम आलम कॉमर्स क्लासेज पर बने रहिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और उसके साथ साथ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।